बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने फ्लूइड्स कंप्लीट कर लिया था। देखिए फ्लूइड्स में हमने जो छोटी छोटी बातें की थी, बहुत वो बातें मैं एक बार समरी बना दूं यहाँ पर। सबसे पहले हमने कहा था रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आप सब जानते ही जानते हैं, है ना। अच्छा, जब रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम कहा तो हमने कहा था रिलेटिव डेंसिटी। इस रिलेटिव डेंसिटी को देखिए नाम क्या क्या दिया था, वो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार नाम के चक्कर में बच्चा सवाल छोड़ जाता है। रिलेटिव डेंसिटी को कहते हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी का नाम है। ये दोनों एक ही चीज है। और ये पता है क्या होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ दी मटेरियल, है ना, जो आप ले रहे हैं, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। अगर हम थोड़ा ज़्यादा प्रिसाइसली बात करें कि करेक्टनेस को चेक करके बात करें तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, एक्चुअल में ये चीज़ कभी कभी पूछ लेते हैं, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये कोई खास बात नहीं है ना। तो आपको अगर मान लो कभी रिलेटिव डेंसिटी दे दी गई है किसी सवाल के अंदर, अब आपको डेंसिटी ऑफ मटेरियल निकालना है, तो कैसे करेंगे? डेंसिटी ऑफ मटेरियल इट इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, बस। अच्छा, यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती। यानी ये m0 l0 t0 होती है, ध्यान दो, कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। लेकिन इसकी है ना डायमेंशन होती है, ये m1l-3 होती है, t0, समझ रहे हो ना आप। यानी डेंसिटी की डायमेंशन होती है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे एवरेज की, एवरेज डेंसिटी। मैंने आपको एवरेज डेंसिटी भी पढ़ाया था कि अगर मान लो 2 लिक्विड 3 लिक्विड मिला दी जाए, इस एवरेज को ही मीन डेंसिटी भी कहते हैं। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर जितने भी मीन लिक्विड मिलाए हैं, या जितने भी बॉडी, जितने भी मटेरियल आपने मिक्स किए हैं, पता नहीं क्या क्या मिक्स कर देंगे, अब आप लोगों का क्या है ना। तो ρ1 V1 प्लस ρ2 V2, ये क्या है, एग्जाम में वो अलग अलग तरह से मटेरियल मिक्स कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम। एक्चुअल में इसका फंडामेंटल कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये लो जी, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। जैसे अगर मान लो आपके 3-4 मतलब कि उन्होंने मिक्स किए, उनके मासेज आपको दे रखे हैं, है ना, कि भाई एक m1 मास का है, एक m2 मास का है, एक m3 मास का है। अब उनके कंबाइंड वॉल्यूम भी आपको पता लग गए, तो वो लगा सकते हैं आप, एवरेज डेंसिटी निकाल सकते हैं। करेक्ट, ये एवरेज डेंसिटी हो गया। कल ही मैंने मतलब उसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेशर, पी। पी हमने डिस्कस किया था फोर्स अपॉन एरिया। देखिए बात बड़ी सिंपल है, फोर्स को हम कहते हैं mg अपॉन एरिया, m को कहते हैं हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एरिया। वॉल्यूम को हम कहते हैं a इंटू एच, रो जी अपॉन एरिया। आपका एरिया एरिया कैंसिल हो गया, एच रो जी। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर है वो एच रो जी के बराबर होता है, और ये एरिया पर डिपेंड, मतलब प्रेशर जो है ना वो एच रो जी के बराबर होता है, लेकिन एरिया इसमें कैंसल आउट हो गया हमारी कैलकुलेशन में, ये ध्यान रखिए। एरिया पर डिपेंड करता है ना, प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है, प्रेशर एरिया पे डिपेंड करता है। प्रेशर का फंडामेंटल फॉर्मूला ये है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा हो गया। जैसे देखिए अगर शार्प नाइफ है तो उससे काटना आसान होता है, थोड़ा अगर ब्लंट नाइफ है तो उससे काटना बड़ा मुश्किल होता है। आप सब्जियां काटते हो या कोई भी चीज काटते हो तो शार्प नाइफ से अच्छी तरह कटता है, ब्लंट नाइफ से अच्छी तरह नहीं कटता। कारण वही है, शार्प नाइफ का जो एरिया होता है ना वो कम हो जाता है। कील जो ठोकते हैं हम दीवार में, आप कील को देखो तो उसमें क्या होता है, कील का हम बेस जो है ना नोक वो पतला रखते हैं। उसके पीछे कारण ये कि आपने जो फोर्स लगाया उस जो पर्टिकुलर एरिया पे जाके प्रेशर लगता है वो ज़्यादा होता है, तो कील आराम से ठुक जाती है, राइट। यानी कि प्रेशर एरिया पर डिपेंड करता है, बट यहां आपका एरिया कैंसिल हो गया है, कैलकुलेशन में कैंसिल हुआ है। ऐसा नहीं कि डिपेंडेंस खत्म हो गई
है ना। चलिए, अब यहाँ एक बात है कि ये तो चीज़ हो गई। यहाँ एक छोटी सी बात मैंने की थी और एक बार मैं उस बात को दोबारा बता दूं कि अगर हमारे पास में बर्तन अलग अलग स्टाइल के हैं तो जो है ना सारे का सारा जो होता था हमारा प्रेशर वो सेम होता था बर्तन अलग अलग होने पर। अगर हाइट सेम है तो बर्तन आप किसी भी तरह के बना सकते हो, बर्तन का कोई रूल नहीं बना हुआ है कि आप ऐसा बनाइए वैसा बनाइए। अगर आपकी हाइट सेम है तो प्रेशर सेम आएगा, हाइट सेम है तो प्रेशर सेम आएगा। इसे कहते हैं, एक्चुअल में इसको है ना एक टर्म बोली गई है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसका नाम है टर्म का, हालांकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये इसका नाम है। ये एक्चुअल में पैराडॉक्स ही है। पता है क्या लगता है, हर आदमी को लगता है कि भाई इसके अंदर सामान ज़्यादा है तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, इसमें पानी ज़्यादा भरा हुआ है, इसमें पानी कम भरा हुआ है तो प्रेशर कम होना चाहिए। नहीं, एक्चुअली लिक्विड के मामले में ये होता है कि जो कॉलम होता है ना उसी का प्रेशर एक्ट करता है। यानी कि यहाँ पर जो है चाहे लिक्विड कम हो ज़्यादा हो कुछ भी हो, हाइट पर ही डिपेंड करेगा प्रेशर। इसके पीछे कारण पता है, बड़ा सिंपल सा है कि जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा एरिया जो है ना कैंसल आउट हो गया था कैलकुलेशन में, इसलिए अब आप उसकी बात ही न करेंगे। ये आपका जो है ना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर एक कंटेनर है उसमें आपको पानी भर दिया गया है या कोई लिक्विड भर दिया गया है, इसमें अलग अलग जगह पर आपका प्रेशर अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पे प्रेशर लेंगे तो आपका पी नॉट आएगा। पी नॉट को मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा था और मैंने कहा था 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ऐसा मैंने बोला था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका पी नॉट था। अगर मान लो इसमें हमने वाई हाइट ले ली कि भाई यहां पर आपको प्रेशर निकालना है तो कुछ मत करिए, आप पी नॉट प्लस वाई रो जी। अगर मान लो आप बॉटम पर आ गए तो टोटल हाइट ले लो आप, है ना। तो बॉटम पर प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर एट बॉटम इज पी नॉट प्लस एच रो जी। अगर टोटल हाइट आपकी एच है तो डी भी लिख सकते हो, रो भी लिख सकते हो, वो तो डेंसिटी जो दे रखी है वो लिखना पड़ेगा, है ना। ये आपका डेंसिटी है। तो इस तरीके से आपका प्रेशर आ गया। यहाँ पर अलग अलग जगह प्रेशर निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने कल छोटा सा बात जो है ना मैनोमीटर की भी कर दी थी। तो देखिए मैनोमीटर वाली बात जो हमने की थी उसके बारे में मैं बताऊं कि अगर मान लो आपके पास एक गैस भरी हुई है, यहाँ पे कुछ भरा हुआ है ना, अब इसके अंदर बर्तन में गैस भरी हुई है, बर्तन एकदम सील पैक है, टाइट है। अब इसके अंदर प्रेशर जो है ना हो सकता है पी नॉट से ज़्यादा हो, है ना, और हो सकता है पी नॉट से कम हो। मान लो ये बर्तन जो है इसमें प्रेशर पी नॉट से कम है, तो ये वो ज़्यादा है ये कम है, राइट। अब मैं बताऊं आपको कि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर एक ट्यूब लगाई जिसमें लिक्विड भरा हुआ है तो ये प्रेशर उस लिक्विड को प्रेस करेगा, नीचे लेके जाएगा। देखिए सीन क्या था कल हमारा सीन ये था, यहाँ से हमने एक छोटी सी ट्यूब लगाई थी, आपको ध्यान होगा, ट्यूब लगाई थी और ये लिक्विड नीचे जाएगा। कारण क्यों है, क्यों जाएगा नीचे, इसलिए नीचे जाएगा क्योंकि उधर प्रेशर ज़्यादा है अंदर की तरफ। तो देखिए ये अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर जो भी लिक्विड भरा हुआ होगा, लिक्विड हम अच्छी डेंसिटी का भरते हैं जिससे कि ज़्यादा कहीं ऐसा ना हो, कहीं इतना प्रेशर ना हो कि हल्का सा लिक्विड आपने पानी भर दिया मान लो, या आपने और कोई लिक्विड भर दिया, जाइलोल भर दिया, तो वो क्या होगा पूरे को निकाल के बाहर फेंक देगा। समझिए बात को, समझिए। आप इसमें मर्क्यूरी भर दीजिए, थोड़ा हैवी मटेरियल भर दीजिए, है ना, लेकिन इतना हैवी भी मत भर दीजिए कि फिर वो प्रेशर का असर ही ना पड़े। मतलब देख लेना, मतलब मर्क्यूरी सबसे हैवी है, सबसे हैवी है, राइट। अगर मान लो इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, 4-5 गुना है अपने इसका क्या बोलते हैं ना एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आप फिर इसमें मर्क्यूरी भरिए, नली भी थोड़ी बड़ी लीजिए। और अगर मान लीजिए प्रेशर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है 10% 5% का एटमॉस्फेयर से ज़्यादा आ रहा है तो भी मर्क्यूरी भरिए। लेकिन कई बार क्या प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होता है ना, तो फिर आप इसमें हल्का मटेरियल भरिए, पानी या जाइलोल भरिए या और कोई लिक्विड जो लिटिल लेस डेंसिटी का है ना, नहीं तो वो डिफरेंस मेजर नहीं होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपका है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमेशा इस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है।
हमारे चारों तरफ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए उसको आपको कंसिडर करके चलना है। अब आपका अगर ये वाला हाइट लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, इस हाइट का डिफरेंस अगर हम ले लेते हैं h, तो आपका इसके अंदर जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर आएगा P0 प्लस एच रो जी, बस खत्म। अगर मान लो आपका प्रेशर कम है तो अब मामला अलग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक ट्यूब लगाते हैं, है ना, देखो मैं इधर की तरफ लगा रहा हूँ ट्यूब, है ना, बस वो कहीं भी लगा दो जी, एक ट्यूब लगा के आपको चेक करना है खाली, और कुछ नहीं करना, कि क्या सीन बनता है। अब देखिए होगा क्या कि यहां प्रेशर कम है तो आपके लिक्विड जो है ना इस साइड में कम रहेगा, अपने आप ही कम हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अब वो कितना कम होगा वो तो डिपेंड करता है कि प्रेशर कितना है, लेकिन इधर से अब ऊपर हो जाएगा, इधर से अब ऊपर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस चेक करना है, डिफरेंस चेक करना है। आपने डिफरेंस चेक कर लिया, मान लीजिए ये एच है तो आपका पी आ जाएगा P0 माइनस एच रो जी, ये आपका प्रेशर है। ये कल हमने यहां तक की बातें कर ली थी। अब मैं जरा आगे बढ़ता हूं इससे, तो अपन बात करेंगे अब कंटेनर ऑफ अ फ्लूइड, कंटेनर ऑफ अ फ्लूइड इन मोशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इन मोशन, यानी कि हमने देखिए फ्लूइड इज नॉट फ्लोइंग, नो फ्लूइड फ्लो, ध्यान दो, नो फ्लूइड फ्लो बट कंटेनर इन मोशन, है ना। अब कंटेनर में जैसे मान लो ये आपके पास में एक कंटेनर है ना बेटा, मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है, मान लीजिए ये आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर है, कंटेनर है, राइट, कंटेनर है, सब में लिक्विड भरा है, सब में लिक्विड भरा है, हर कंटेनर में कोई लिक्विड भर दिया, पानी भर दो, आपके पास पानी आराम से उपलब्ध है तो पानी भर दीजिए, है ना, पानी भर दीजिए, ओके। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है तो आपके प्रेशर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्रेशर जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे यहां पर कितना था, यहां पर था P0 प्लस एच रो जी था, बॉटम पर था ना, बॉटम पर आपका इतना था, इतना ही रहेगा, यानी आपका एक्सीलरेशन जीरो है तो प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस लिक्विड में पानी जो है ना एच हाइट तक भरा है, एच हाइट तक भरा है, अब एच हाइट तक भरा है तो क्या होगा, यहां आपका बॉटम है, और अगर ये बर्तन अगर ये बर्तन ए एक्सीलरेशन से ऊपर दौड़ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मूव, तो इसके ऊपर लिक्विड पर, पूरे लिक्विड के ऊपर सूडो लगेगा ए नीचे की तरफ। ये बात, अगर आपने बर्तन को ऊपर चला दिया एक्सीलरेशन ए से तो पूरे लिक्विड पर सूडो लगेगा ए नीचे की तरफ। आपके पास में जो बॉटम पर जो आएगा ना प्रेशर, वो प्रेशर आएगा P0 प्लस एच रो, जी प्लस ए आएगा बेटा। एक्चुअल में जी तो धरती माता के कारण था ही, ये ए और ऐड हो जाएगा, जो सूडो है हमने ऊपर की तरफ भेजा है तो सूडो नीचे की तरफ लगेगा, मैंने आपको सूडो फोर्स पढ़ाया था, राइट। अच्छा, अगर हम इस ए को नीचे की तरफ रखें, नीचे की तरफ रखें, ए नीचे आ रहा है, बर्तन नीचे जा रहा है, इफ दी कंटेनर इज गोइंग डाउन तो इसका एक्सीलरेशन रिवर्स ऊपर की तरफ लगेगा, सूडो, सूडो ऊपर की तरफ लगेगा। आपका जो प्रेशर आएगा ना बॉटम पर वो आएगा P0 प्लस एच रो जी माइनस ए आएगा, करेक्ट। यहां तक तो कोई समस्या नहीं हुई। अगर हमने बर्तन को ऐसे या ऐसे चला दिया तब क्या होगा, तब सोचने की बात है, तो मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि अगर बर्तन को आपने ऐसे चला दिया तो क्या हाल होगा, एक्सीलरेशन से चलाया। देखिए अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया तो कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया है तो कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो ये आपके पास में बर्तन है, मैं थोड़ा प्लान करके बर्तन बड़ा बना रहा हूँ, ये आपके पास बर्तन है ना, इसमें पानी आपने ऊपर तक नहीं भरा, थोड़ा यहीं तक भरा हुआ है पानी। अब अगर आप इस बर्तन को कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आपका यहाँ पे प्रेशर जो है बॉटम के ऊपर P इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रोजी आएगा। यहाँ पर आपका प्रेशर पी नॉट ही रहेगा, सब जगह पी नॉट प्रेशर होगा, यहाँ भी पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट, पी नॉट, पी नॉट, पी नॉट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, राइट, ये आपका रहेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपने इसको ए एक्सीलरेशन से इधर दौड़ा दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट न हो, वेरिएबल है, तो फिर आपका जवाब अलग हो जाएगा, साथ पूरा का पूरा जवाब अलग हो जाएगा। सोचिए, अगर ये कंटेनर है और कंटेनर आपका एक्सीलरेट होता है, ये आपका मान लो आपने लिक्विड यहां तक भरा, ये तो इनिशियल पोजीशन है लिक्विड की। अब आपने इस कंटेनर को एक्सीलरेशन दे दिया, दौड़ा दिया इधर तेज स्पीड से। जैसे ही आप इसको तेज स्पीड से दौड़ाएंगे तो आपके लिक्विड की जो सरफेस है, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं, ये हाल ऐसा हो जाएगा। ऑब्वियस आप लोग भी सोच ही रहे होंगे कि ऐसा ही होगा भाई, इधर इधर तो थोड़ा सा इधर चला जाएगा, है ना। अब कितना जाएगा, क्या जाएगा, वो एक अलग कहानी है, लेकिन कम से कम ये है कि ये जो वाटर सरफेस है टेढ़ी हो जाएगी, ये गारंटी की बात है, करेक्ट। अब सवाल उठता है कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ध्यान दो, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, है ना। अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दूं और ये एंगल अगर थीटा हो, मान लो ये जो डिफरेंस ऑफ हाइट आ रहा है ना, ये मान लीजिए y है, मान लो y है डिफरेंस ऑफ हाइट, कि भाई यहां पे आपका 0 है और ये आपका y हाइट है, ये थीटा है। ये वाली जो लंबाई है ना कंटेनर के बेस की लंबाई, डेट इज l, सपोज कंटेनर जो है उसके बेस की लंबाई l है, आप मान लीजिए, तो मान लेंगे तो आपका ये y है और ये l है। मुझे इस थीटा का पता लगाना है, मतलब क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमारा टारगेट है, दिस इज आवर एम, हम थीटा का पता लगाना चाहते हैं। तो देखिए मैं लगा देता हूं थीटा का पता। आपके पास में ये a है, मैं थीटा का पता लगाने के लिए यहां पर एक काम कर रहा हूं, एक इमेजिनरी सिलेंडर बना रहा हूं, पानी का छोटा सा सिलेंडर, इमेजिनरी। देखिए जी बात यह है, वैसे तो पानी का सिलेंडर होता नहीं है, लेकिन आज मैं इसको एक इमेजिन कर रहा हूं कि स्मॉल सिलेंडर ऑफ एरिया, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया आप ले लीजिए, कुछ भी ले लो, सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको स्मॉल ए लिया है ना एक्सेलरेशन को, तो इसको कैपिटल ए ले लो। यहाँ पर आप पॉइंट्स का नाम रख दो पी एंड क्यू, राइट। ये मतलब बड़ा पतला है, ए ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको आप 0 ही मान सकते हैं क्यू को भी, मतलब ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ये यहाँ पे पॉइंट पी है। तो कंसीडर अ वेरी स्मॉल सिलेंडर, है ना। तो देखो, कंसीडरिंग अ स्मॉल इमेजिनरी सिलेंडर, कंसीडर अ स्मॉल इमेजिनरी सिलेंडर, राइट। अब जब ये स्मॉल इमेजिनरी सिलेंडर है यहाँ पे, तो हमने इसको कंसीडर किया। अब इसमें पता है क्या है, मैं यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर निकालूंगा सबसे पहले, ठीक है, ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, बहुत छोटा सा क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए, तो ये हमने निकाला इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर एट पॉइंट पी और प्रेशर एट पॉइंट क्यू लिख रहा हूं मैं, देखना, प्रेशर एट पॉइंट क्यू लिखूंगा मैं केवल पी नॉट एटमॉस्फेयर के कारण लिखूंगा, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड नहीं है, ये इसको 0 मान ले रहे हैं, इसको, है ना, बहुत छोटा है ना, 0 मान लेते हैं, हमने इमेजिन ही छोटा किया है, राइट। प्रेशर एट पी लिख रहा हूं मैं पी नॉट प्लस वाई रो जी, चेक करिए आपका ये वाई हाइट है, तो हमने इसको प्रेशर यहाँ पे पी नॉट प्लस वाई रो जी आ जाए, क्योंकि लिक्विड है, पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। चलिए, ये अपन ने 2 काम कर दिए, तो इनका प्रेशर डिफरेंस कितना आएगा ये बताओ जरा, या चलो एक काम करिए, आपने प्रेशर पी निकाल लिया, पी क्यू निकाल लिया, अब मैं फोर्स निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, फोर्स एट पी इट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। भाई फोर्स का तो फॉर्मूला प्रेशर इंटू एरिया ही होता है ना, तो मैं पी पॉइंट पर फोर्स निकाल दे रहा हूँ। पी पॉइंट पर फोर्स है प्रेशर इंटू एरिया। जब ये प्रेशर इंटू एरिया है
तो मैं इसको कहूँगा पी माइनस पी क्यू, या चलो एक मिनट, इसका तो प्रेशर वही ले लो ना, पी ले लो, और यहाँ पे एरिया बना दो, आप एरिया बना दो। तो चलिए पी क्या आएगा ये बताओ। पी आपके पास में है पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू एरिया ए, करेक्ट। इसी तरीके से आप फोर्स कैलकुलेट करो क्यू पर फोर्स कैलकुलेट करो, क्या आएगा, वही प्रेशर एट क्यू इंटू एरिया। प्रेशर एट क्यू पी नॉट है केवल, और एरिया आपका एरिया है, करेक्ट। देखो ये बात बड़ी क्लियर कट नजर आ रही है कि प्रेशर जो है ना, फोर्स जो है पी पर ज्यादा है और क्यू पर कम है, बिल्कुल। तो फोर्स एट पी इज सर्टेनली ग्रेटर देन फोर्स एट क्यू, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा है। और इसीलिए ये जो है ना, ये सारा का सारा सिलेंडर इधर की तरफ जाएगा। भाई कंटेनर उधर जा रहा है ना, तो सिलेंडर भी उधर ही जाएगा। वाटर सिलेंडर हमने कंपेयर किया है, एक इमेजिन किया है कि ऐसा एक सिलेंडर है, सच में ऐसा कुछ है नहीं, है ना। हमने मतलब केवल कल्पना करिए, इमेजिनेशन, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सिलेंडर मान लो भैया, पानी का कंटेनर जा रहा है तो पानी का सिलेंडर जो है वो भी उधर ही जाएगा, और उधर जाना भी चाहिए क्योंकि फोर्स इधर ज़्यादा है, इधर कम है। अब देखिए आपको हमने पढ़ाया था फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हमने आपको पढ़ाया था हमेशा हमेशा के लिए। तो देखिए नेट फोर्स इज एफ नेट इक्वल टू एम ए, आपको ये पढ़ाया था, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो मैं जरा एफ का जो है ना नेट फोर्स तो दोनों का डिफरेंस आएगा भैया, तो फोर्स एट पी माइनस फोर्स एट क्यू आएगा, माइनस फोर्स एट क्यू आएगा, राइट। तो दोनों का डिफरेंस आ जाएगा फोर्स। तो जरा इसमें से निकालना, एफ पी माइनस एफ क्यू आप कैलकुलेट करो, निकालो इसमें से। तो सब्ट्रैक्ट करिए दोनों को, दिस इज एंड दिस इज, सब्ट्रैक्ट करो। तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा एच रो जी इंटू ए। पी नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी पी नॉट ए है, नीचे पी नॉट ए है, तो आपके पास में ये नेट फोर्स आ गया। इस नेट फोर्स को मैं बोलूंगा मास इंटू एक्सीलरेशन। आप चेक करेंगे एच रो जी इंटू एक्सीलरेशन, ये नेट फोर्स है बेटा। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना है, मास है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ए। सवाल उठता है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है ए इंटू एल, ए एरिया है और एल आपकी लंबाई है। ध्यान दो ये आपका वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम, तो ए इंटू, और ये आपका रो है और ये आपका ए है, करेक्ट। ये आपके पास में जो है ना, अब आप चेक करो क्या क्या चीजें कट रही हैं, रो से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखते हैं ना, तो मेरे को आपका जो है ना रो कैंसिल हो रहा है, ए कैंसिल हो रहा है, यहां आ रहा है एच इंटू जी इज इक्वल टू स्मॉल एल इंटू ए, ऐसा आ रहा है, चेक करिए आप, ओके। तो अब मैं कह दूंगा एच अपॉन एल या वाई अपॉन एल, अच्छा यहाँ पे वाई था ना, ओके ओके ओके, अपन ने एच लिख दिया क्या इसको, ओके ओके ओके, ये एक्चुअल में वाई था, हमने गलती से वाई की जगह एच लिख दिया, कोई बात नहीं, हम वाई इक्वल टू एच मान लेते हैं ना, और क्या भाई हाइट है तो वो वाई की जगह एच लिख गए, कोई खास बात नहीं है, तो हमने वाई को एच मान लिया, राइट। अब देखो एच अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एल है, एच अपॉन एल इक्वल टू वाई अपॉन एल, और ये आएगा ए अपॉन जी। अब देखो वाई अपॉन एल जो है ना टेन थीटा है आपका, चेक करो डायग्राम में से, ये वाला थीटा देखो, ये देखो ये वाई है और ये एल है, ये थीटा, तो एच ये टेन थीटा है आपके पास, यानी आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। ये हमारा टारगेट था, आपने निकाल लिया, ए अपॉन जी आ गया। मैं आपको इस बारे में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, और मैं एग्जाम्पल देके छोड़ दूंगा, आप सोचना कि ऐसा क्यों लिखा है सर ने, ऐसा क्यों लिखा है, आप सोचना अपने आप, ठीक है। मेरे पास एक क्यूब है, होलो क्यूब, स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, बहुत मजबूत क्यूब है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको केवल आंसर देकर के छोड़ूंगा, और आपको सोचना है कि आंसर ऐसा सर ने लिख कैसे दिया, ठीक है जी, सोचना थोड़ा सा। ये आपका क्यूब है, क्यूब की साइड मान लीजिए एल है,
मैंने इस क्यूब में फुल पानी भर दिया, जोरदार वाटर भर दिया बेटा, एकदम ठूस ठूस करके भर दिया। एक भी ड्रॉप एक भी मतलब इसके अंदर बबल नहीं है, एयर बबल नहीं है, जीरो एयर है, पूरा भर दिया क्यूब को पानी से। तो मैंने एक क्यूब बनाया, मजबूत स्टील का क्यूब बनाया जी, है ना, होलो क्यूब स्टील का। तो स्टील का होलो क्यूब बनाया और उसमें पानी भर दिया, फिर बंदर उसमें पैक कर दिया, पानी भर दिया, पानी भर करके पैक कर दिया ऊपर से, एकदम टाइट पैक। ये आपका होलो क्यूब है। अगर मैं इसकी लंबाई L मानता हूं तो देखिए इस समय एट प्रेजेंट मोमेंट इसका जो प्रेशर है वो है P बॉटम इज P नॉट प्लस L रो जी। ये यहां पर भी प्रेशर इतना ही है, P नॉट प्लस L रो जी। अभी ये कुछ भी नहीं हो रहा है ना। यहां पर जो प्रेशर है वो है P नॉट केवल। मैं 4 पॉइंट ले रहा हूं, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। इस कॉर्नर पर प्रेशर है P नॉट, इस कॉर्नर पर प्रेशर है P नॉट, राइट, ओके। अच्छा, अब देखिए अभी इस समय ये शांत है, चल नहीं रहा है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू करे, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू करे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा, सब जगह प्रेशर सेम रहेगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल जाए तो सब बदल जाएंगे। अब कहां कहां क्या क्या होगा वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चला दें हम इसको, तो मैं इसको कांस्टेंट एक्सीलरेशन से दौड़ा रहा हूं इधर की तरफ, पूरा पैक है ना, यानी कि कुछ होना जाना है नहीं। अब देखिए मैं इन पॉइंट्स के नाम रख देता हूं, इसका नाम रख देता हूं मैं A, इसका नाम रख देता हूं मैं B। ये एकदम कॉर्नर पॉइंट्स हैं C एंड D, ठीक है जी। तो मैं चारों पॉइंट्स का प्रेशर लिख करके छोड़ दे रहा हूं, कुछ बात नहीं करूंगा, कुछ समझाऊंगा नहीं। आप अपने आप से सोचना कि सर ने ऐसा क्यों लिखा है, फील करना, उसको महसूस करना कि हाँ एक बर्तन है, बर्तन में पानी भरा है, पानी के ऊपर पन्ने से लगा दिया, बर्तन को ऐसे ठोका, जोर से ठोको, तेज चलो। देखो क्या लिख रहा हूं मैं लिखूंगा प्रेशर एट पॉइंट C, सबसे पहले लिख रहा हूं। प्रेशर एट पॉइंट D लिख रहा हूं मैं। L रो A, L रो A, L आपकी ये वाली लंबाई है, राइट। एक्सीलरेशन A है, मैंने प्रेशर P नॉट L रो A लिख दिया है D पॉइंट पर। अब मैं प्रेशर एट B पॉइंट पर लिखूंगा, B पॉइंट पर प्रेशर, B पॉइंट पर प्रेशर लिख रहा हूं मैं P नॉट प्लस L रो G, L रो G। B पॉइंट पर प्रेशर, मैं A पॉइंट पर प्रेशर लिख रहा हूं P नॉट प्लस L रो G प्लस L रो A। ये अब आप इस पर विचार करिए, है ना। ये मैंने लिख करके छोड़ दिया है, मैं कुछ कर नहीं रहा आगे, है ना। ये अब आपको विचार करना है कि क्या गेम खेलना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं एक रोटेटिंग फ्लूइड सिलेंडर की बात करूंगा, रोटेटिंग फ्लूइड सिलेंडर। रोटेटिंग फ्लूइड सिलेंडर की बात कर रहा हूं। देखो बेटा, एक सिलेंडर लो आप, सिलेंडर जानते हो ना, सिलेंडर ले लिया आपने। सिलेंडर आप जानते हो ऐसा होता है, गोल होता है। आपने एक सिलेंडर ले लिया, अब सिलेंडर में आप पानी भर दीजिए, भर दिया आपने, हाँ आधा भरो, पूरा मत भर देना, क्योंकि अभी हम इसमें कुछ करने वाले हैं। फ्लो नहीं हो रहा, लिक्विड रोटेट हो रहा है। ध्यान दीजिए, फ्लो का मतलब तो होता है एक जगह से दूसरी जगह चला गया। फ्लो होने का मतलब होता है कि जो अपनी है ना वो कैनाल, नहर जो है वो बहती बहती रुड़की से दिल्ली चली गई, दैट इज फ्लो।
ये फ्लो नहीं हो रहा है लिक्विड। हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को हम रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। आप जरा चेक करना क्या लिख रहा हूं मैं। इस सिलेंडर को रोटेट कर रहे हैं हम इस एक्सिस के अबाउट। अब जैसे ही मैं इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर को रोटेट करना शुरू करूंगा, आप ये काम घर पर अलग तरह से कर सकते हो। आप एक डिब्बे में पानी लीजिए और चम्मच से उस पानी को घुमा दो स्पून से। आप देखेंगे अगर बहुत तेज घुमा रहे हो ना पानी को, तो पानी का हालात कुछ ऐसा हो जाएगा। नीचे से दब जाएगा, किनारों से ऊपर उठ जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, एकदम ठीक है। हमें ये जो कुछ भी हुआ है, तो हमें ये पता लगाना है कि कितना ऊपर उठ गया। यहां से यहां का डिफरेंस पता लगाना है। देखो ये बॉटम है, मैं अलग कलर से बना देता हूं। ये बॉटम है पानी का और ये हाईएस्ट पॉइंट है। मुझे ये हाइट पता लगानी है कि कितनी हाइट है। बस ये मेरा को इच्छा हो रही है हाइट पता लगाने की। दिस हाइट इज व्हाट, लगा दूं मैं पता, बड़े आराम से लगाएंगे हम पता। देखो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा जो पानी का सरफेस बन गया है, ऐसा सरफेस जो बन गया है, इस सरफेस पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। कोई भी एक पॉइंट ले लो, इस सरफेस पर पॉइंट ले लो। मान लीजिए ये जो पार्टिकल हमने लिया है इसका मास m है, इसका मास m। अब देखो ये जो हो रहा है ना सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है। इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन, आपने इस पार्टिकल के सर्कुलर मोशन को चेक करना है। तो इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है, मैं सर्कल बना दे रहा हूं। एक मिनट, सॉरी। इस पार्टिकल का सर्कल यहां तक बनाओ, है ना। ये पूरा सर्कल हो रहा है, करेक्ट। अच्छा मान लीजिए ये आपका कोई सेंटर है, होगा ना, कहीं तो होगा, मतलब वो जो बन रहा है। तो ये नॉर्मल बना रहा हूं मैं यहां से इस सरफेस पर। ये जो सरफेस है इस पर मैं नॉर्मल रिएक्शन बना रहा हूं। ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन n है। निश्चित रूप से कोई भी चीज इस दुनिया में टिकती है ना, कहीं पर बैठी हुई है कोई चीज, तो नॉर्मल रिएक्शन के कारण ही बैठती है। ये पानी का या वाटर मॉलिक्यूल जो भी है, ये बैठा हुआ है ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन के कारण ही यहां पर टिका हुआ है। घूम रहा है ठीक है, लेकिन यहां टिका हुआ कैसे है? बिना नॉर्मल रिएक्शन के कोई दुनिया की चीज टिक नहीं सकती कहीं भी। मैं इस समय अपनी जमीन पर खड़ा हूं, तो भैया खड़ा हूं ना फ्लोर पर, इसलिए खड़ा हूं फ्लोर पर बिकॉज आई एम गेटिंग सफिशिएंट नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू फ्लोर, ठीक है ना। तो फ्लोर पर जो है मेरे को नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है, इसलिए मैं आराम से खड़ा हूं। अब देखिए ये इसी तरीके से ये यहां पर खड़ा है क्योंकि इसको नॉर्मल रिएक्शन इधर मिल रही है, पक्का। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको यहां पर जो है ना, ये आपका ओरिजिन है, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, 0 0 कोऑर्डिनेट मान लेता हूं इसका। इधर मैं कह देता हूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ये मान लो इधर वाई एक्सिस है, क्या है जी, ये वाई एक्सिस है, पक्का। ओके, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, टेंजेंट। ठीक है जी। इस टेंजेंट का ये वाला जो एंगल है, ये टेन थीटा होता है। ये क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा को हम बोलते हैं, टेन थीटा को हम बोलते हैं dy अपॉन dx। ये मैथमेटिक्स का रूल है, dy अपॉन dx। ओके, ये जब आपके पास में टेन थीटा dy अपॉन dx आ गया, अब मैं जरा यहां पर एक mg की बात करूंगा। ये बेटा mg है, mg है। ये नॉर्मल रिएक्शन है। इस नॉर्मल रिएक्शन के मैं दो कंपोनेंट कर दूंगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। ओके, ये एंगल थीटा दे रखा है, तो निश्चित रूप से ये वाला एंगल थीटा होगा। और जब ये एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। भाई ये एक मिनट रुको, ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा बनेगा पक्का, ये एंगल थीटा बनेगा। ओके, और अच्छा हाँ, ये एंगल थीटा बनेगा ना, तो इसके ऊपर वाला एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा बनेगा। यस, तो आप इसको लिखिए n cos थीटा। ये n है, n के कंपोनेंट ले रहा हूं मैं, n cos थीटा। इसको मैं कह रहा हूं n sin थीटा। अब देखिए n sin थीटा जो है ना, इट इज द कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। इसके कारण
सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एन साइन थीटा के कारण, और एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। तो मैं दो इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एन साइन थीटा इट इज इक्वल टू स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, और एन कॉस थीटा इट इज इक्वल टू एम जी, ऐसा मैंने लिख दिया है। करेक्ट। अब मैं इसको लिख दूंगा डिवाइड करके टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एम से एम कट गया, ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, ये आपका टेन थीटा आ गया। इस टेन थीटा को हमने लिखा है क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। पक्का? ओके। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लूं कि साहब ये तो 0 0 है, ये ओरिजिन है, देखो हमने इस पॉइंट को ओरिजिन माना है ना, ये पॉइंट ओरिजिन है। अब इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं अगर एक्स वाई कह दूं, अगर एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट कह देता हूं, है ना, तो आपका पता है ये आर जो है, ये वाला आर, ये स्मॉल आर है, सर्कल ये है, सर्कल ये है, तो ये स्मॉल आर है। इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, इस स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। हाँ जी, आर बराबर एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका अगर कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिया, इसका 0 है, तो आर बराबर एक्स हो जाएगा। तो हमने ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दिया और ये डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया। करेक्ट। ओके। अगर मान लीजिए आपका जो ये डायमीटर है स्मॉल डी है, अगर ये वाला, ये कैपिटल डी है मान लो, ये सॉरी रेडियस, रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर पूरे की रेडियस है, पूरे की रेडियस है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, कर दूं इंटीग्रेट, तो मैं क्या करूंगा, डी वाई इक्वल टू लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं 0 से लेके एच हाइट तक। ध्यान दो, हमें एच निकालना है ना बेटा, तो 0 से लेके एच हाइट तक। ओके ओके। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके आर तक, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना वो आर एक्स है, एक्स की वैल्यू आर है। तो अब देखिए ये आपका आ जाएगा वाई, आप इसकी लिमिट रखेंगे 0 से लेके एच तक, और ये आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा आपका आर माइनस 0। राइट, आपके पास एच आ चुका है, तो एच की वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर जी, अच्छा ये सॉरी एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा यहाँ पे भैया, क्योंकि ये है ना एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा यहाँ पे। करेक्ट। तो ये ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह आप आर लिखिए, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। यस करेक्ट। ये आपके पास में हाइट आ गई। हमको इसके अंदर ये हाइट कैलकुलेट करनी थी। कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, कुछ भी नहीं पूछते, ये कहते हैं आप इक्वेशन बताइए इसकी, ये जो सरफेस बनी है इसकी इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन आपकी यहीं से आएगी, ये जो है ना ये टर्म, इसी से इक्वेशन निकल के आ जाएगी आपकी। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ कर देता हूँ। अगर आपसे हाइट एच पूछा है तो आप इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाइए, है ना। अगर आपसे हाइट एच नहीं पूछा, वो कह रहे हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व देयर, तो जो कर्व बना है उसकी इक्वेशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप कर देंगे डी वाई इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी इंटू डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका y इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपका आ गया। करेक्ट, ये आपके पास में आ चुका है। ओके, तो ये आपकी इक्वेशन है और ये है y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस बन रही है इसकी इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है, यानी ये पैराबोलिक सरफेस है। ऐसा जो सरफेस है जो पैराबोलिक है इसे हम कहते हैं पैराबोलाइड। ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलाइड, पैराबोलाइड। तो ये पैराबोलाइड सरफेस है। ओके, एक बार ये जो है ना ये सारा का सारा सीन जो है उसको आप तेज स्पीड से रिकॉल कर दे रहा हूं, मैं वापस से समझा दे रहा हूं बहुत तेज स्पीड से। आपका सिलेंडर था, सिलेंडर में हमने पानी भरा, पानी को भर करके हमने सिलेंडर को जोर से घुमा दिया ओमेगा स्पीड से। जैसे ही ओमेगा स्पीड से सिलेंडर घुमा, पानी का हाल ऐसा हो गया। बॉटम पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया। अगर बॉटम पॉइंट को ओरिजिन मान लिया तो उसके कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0।
इसका कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई मान लिया है, करेक्ट। ये एक पॉइंट है जिसका मास m है, कोई पार्टिकल है जी पानी का, पानी में पार्टिकल तो होगा ही ना, तो पार्टिकल का मास हमने स्मॉल m मान लिया। ये स्मॉल m का पार्टिकल यहां टिका हुआ है, इसका मतलब सम नॉर्मल रिएक्शन इज सर्टेनली देयर, इसमें कोई डाउट हो ही नहीं सकता, राइट। मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, आप ध्यान दो। अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बनाता है, तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर dy अपॉन dx, ये टेन थीटा होता है बेटा, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर dy अपॉन dx है, तो मुझे ये हाइट h पता करनी है, ये वाली यहां तक कितना ऊपर चढ़ जाएगा पानी, ये पता करनी थी। तो हमने क्या कर दिया, टेन थीटा को dy अपॉन dx लिख दिया। ये जो n था इसके दो कंपोनेंट लिए, एक n cos थीटा आया, एक n sin थीटा आया। ये आपको समझ लेना चाहिए कि अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा बेटा, ये वाला एंगल थीटा होगा, तो इसका मतलब दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा एंड सर्टेनली दैट एंगल विल बी थीटा। तो इसलिए वो n cos थीटा आया, वो n sin थीटा आया, करेक्ट। आपके पास में n sin थीटा बराबर ये आ गया, n cos थीटा बराबर ये आ गया। आप डिवाइड कर दीजिए दोनों को, है ना, तो दोनों को आपने डिवाइड किया है जी, यहाँ पे डिवाइड किया है, तो आपके पास में टेन थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर dy अपॉन dx आ गया। आपने ओमेगा स्क्वायर आर को लिख दिया है ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी, और ये आपके पास में आ गया है। कुल मिला के आपने h निकाल लिया है। लेकिन कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि इक्वेशन बताइए, तो आप इक्वेशन बता दीजिए। इक्वेशन में आप लिमिट नहीं लगाएंगे, फिर इक्वेशन होती है ना, अनलिमिटेड होती है। इक्वेशन की तो लिमिट जो है इनफाइनाइट होती है, तो वो आप उसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, आप इनडिटरमाइंड करके ऐसे, और आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके छोड़ देंगे। दिस इज पैराबोला, है ना, पैराबोला। इसका मतलब इसकी शेप पैराबोला ही आती है। जब जब आप चम्मच से घुमाते हो तो वो स्फीयर नहीं बनता है, आपको लगता है स्फीयर है, जबकि वो होता पैराबोला ही है ना। हाँ, चलिए जी, यहां तक की बात आ गई। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं, बैरोमीटर। बैरोमीटर, ये बैरोमीटर जो है ना, बड़ी मजेदार चीज है, इसमें बड़ा मजा आता है बैरोमीटर के बारे में बात करने में। देखिए कैसे मजा आता है, मैं बता रहा हूं कि बैरोमीटर कैसा होता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, राइट। एक्चुअली क्या करो, आप एक बर्तन लो, एक बर्तन लो, उसमें आप मर्क्यूरी भर दीजिए। क्या भर दीजिए, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी भर दिया आपने, Hg, मर्क्यूरी को कहते हैं Hg, आपने भर दिया। इसके बाद में आप एक ट्यूब लीजिए, है ना, और वो ट्यूब लीजिए 1 मीटर लंबी। कोई कानून नहीं है कि आप 1 मीटर लंबी लें, आप 110 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, आप 120 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 95 भी ले सकते हैं। लेकिन कम से कम आपकी जो ट्यूब है ना, वो 76 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी होनी चाहिए, तब बैरोमीटर बनेगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, आपकी ट्यूब कम से कम 76 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। 1 मीटर हो चलेगा, 90 सेंटीमीटर हो चलेगा, 110 सेंटीमीटर हो चलेगा, कुछ भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं, लेकिन कम से कम 76 होनी चाहिए, है ना। ये 76 सेंटीमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, आपके सर क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्यों कह रहा है आपका टीचर ऐसे कि साहब 76 सेंटीमीटर तो मिनिमम होना चाहिए। अभी समझ में आएगा 2 मिनट बाद। इसमें हमने क्या किया है, ये ट्यूब ली है और इसमें मर्क्यूरी भर दिया है फुल, ठूस ठूस करके, नो एयर बबल, मतलब जरा सा भी जगह खाली नहीं है। तो ये ट्यूब हमने फुल भर दिया बेटा यहां पर, और पैक कर दिया, एकदम सील पैक कर दिया हमने। मर्क्यूरी पूरी भर दी है ट्यूब के अंदर, ट्यूब इज फुल ऑफ द मर्क्यूरी, करेक्ट। अब हमने इस ट्यूब को उल्टा किया, और इस ट्यूब को हम इस कंटेनर में ले जा करके उल्टा करेंगे, है ना, उल्टा करेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके दबा दिया। ये आपकी पैकिंग थी, यहाँ पे पैकिंग थी। हम इस पैकिंग को खोल देंगे, पैकिंग को तोड़ देंगे। तोड़ दीजिए आप पैकिंग को, कट दिस पैकिंग हियर। जैसे ही आप इस पैकिंग को तोड़ेंगे तो एक मिरेकल होगा, एक चमत्कार होगा, तोड़ते ही चमत्कार होगा। चमत्कार ऐसा होगा, आपको बताऊं, पैकेट तोड़ने के बाद का हाल क्या होगा। पैकेट तोड़ने के बाद का हाल ऐसा हो जाएगा, पैकेट तोड़ने के बाद का हाल ऐसा हो जाएगा।
देखिए, हमने जैसे ही पैकिंग करी ना, तो ये ट्यूब कुछ इस तरह की सीन आ जाएगा। देखना, आपको मैं बना रहा हूं, ये ट्यूब ऊपर से कुछ खाली हो जाएगी अपने आप, अपने आप। एकदम से खाली हो गई, नीचे आ गया पारा। इसका नाम है टोरिसेलीज वैक्यूम। इसका नाम है टोरिसेलीज वैक्यूम। वैक्यूम, टोरिसेलीज वैक्यूम, है ना। टोरिसेली की स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना, ये थोड़ा सा मतलब देख लेना। टोरिसेलीज वैक्यूम, वैक्यूम है बेटा, 100% वैक्यूम है। वैक्यूम है इसका मतलब यहां प्रेशर जीरो है। ध्यान दीजिए, यहां प्रेशर जीरो है, वैक्यूम है इसका मतलब। ओके, यहां प्रेशर कितना है? यहां प्रेशर P नॉट है, P नॉट है। अब आप समझने की कोशिश करो, यहां प्रेशर P नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वहां पे प्रेशर जीरो है क्योंकि वैक्यूम है, कुछ नहीं है, हवा वगैरह कुछ नहीं है। हमने काम ही ऐसा किया, बचाओ बचेगा क्या वहां पे? है नीचे आ गया। इसे टोरिसेलीज वैक्यूम कहते हैं। चलिए, अब ये टोरिसेलीज वैक्यूम जो है, इसमें प्रेशर जीरो है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि यहां से लेके यहां तक की हाइट नापें जरा। अगर आप धरती माता पर हैं, अगर आप धरती माता पर जीवन जी रहे हैं और आप धरती माता पर ही उपलब्ध हैं उस समय, कहीं और नहीं गए कि कहीं कोई जुपिटर पे चला जाए, कहीं और चला जाए, तो मामला अलग होगा। धरती माता पर है तो ये एच लगभग 76 सेंटीमीटर आता है हर बार 76 सेंटीमीटर आता है, अगर आप धरती माता पर हैं तो हमेशा। इसका मतलब अब आप इस पॉइंट का प्रेशर बताइए। देखिए, मैं आपको बताता हूं, सेम लेवल पर प्रेशर हमेशा सेम होता है ना। सेम लेवल इज ऑलवेज एट सेम प्रेशर। सेम लेवल इज ऑलवेज एट सेम प्रेशर, हमेशा सेम प्रेशर पर होगा, सेम लेवल है तो यहां का प्रेशर भी P नॉट होगा। यहां सब जगह प्रेशर P नॉट होगा, P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये हाइट अपन ने निकाल दी H, तो मैं कहूंगा P नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज 0 प्लस H रो जी। ये हाइट H मान लेते हैं ना, इसकी डेंसिटी रो है, H रो जी, ये आपका P नॉट आ जाएगा। इसे कहते हैं कि आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता कर लिया। आप अपने कमरे में कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता, है ना, कि आपके पास मर्क्यूरी होना चाहिए, आपके पास ट्यूब होनी चाहिए, ट्यूब की लेंथ नापने के लिए कोई स्केल होनी चाहिए, तो ये इतना ही आएगा। अब देखिए, एच आपने रख दिया, रो की वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू रख दो, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। हमने कैलकुलेट किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आया था कितना, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया था बेटा, ठीक है ना, मीटर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे मैं आपको एक लॉ बताता हूं, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ आप समझने की कोशिश करें, पास्कल्स लॉ क्या है ना। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट Pascal's law states that if any way, if by any mean, इधर देखो, if by any mean किसी भी साधन से, है ना, Pascal's law states that if by any mean we increase or decrease, और मतलब increase और decrease जो भी करोगे आप, इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब है चेंज। ध्यान दो, पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट इफ बाय एनी मीन वी इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर inside a liquid, at a point, then, 1 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴
then this change in pressure, transmits undiminished, or unchanged to the entire volume of liquid। ये बड़ी ही जोरदार बात है। देखो, अगर मान लो ये आपके पास कोई कंटेनर है ना, और इस कंटेनर में आपने कुछ भर दिया, पानी भर दिया, कुछ भी भर दो, सब जगह प्रेशर कुछ कुछ होगा, यहां 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 कुछ होगा, अलग अलग जगह अलग अलग होगा, प्रेशर तो होगा, राइट। अब अगर आप प्रेशर में किसी भी एक पॉइंट पर जरा सा चेंज कर देते हो, बढ़ा देते हो या घटा देते हो, जो भी कर देते हो आप, कैसे भी कर देते हो, कोई रास्ता होगा, कोई तरीका होगा, कर देते हो आप, तो फिर वो जो चेंज आपने यहां किया है ना, वो चेंज सब जगह बराबर बराबर आएगा। अगर आपने बढ़ाया है तो सब जगह बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, यहां वहां जहां तहां मत पूछो, किधर किधर, सब तरफ वो चेंज उतना का उतना ही होगा। अगर बढ़ाया है तो बढ़ेगा, घटाया है तो घटेगा। समझ गए? ये पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ ने हमारी जिंदगी में एकदम बड़े बड़े चेंज कर दिए। आजकल पता है पास्कल्स लॉ का यूज कहां कहां किया जाता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेस में हम क्या करते हैं, जरा सा फोर्स एक साइड में लगा करके ट्रक को उठा लेते हैं। हाँ जी, ट्रक ऊपर उठ जाता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेस जो आपके कई बार देखे होंगे आप कि गाड़ी वॉशिंग मशीन होती है ना, गाड़ियां वॉशिंग मशीन होती हैं, आप देखते हो, कार सर्विस पर जाती है तो वहाँ पे वॉशिंग का एक प्लेटफॉर्म होता है, उसमें कार को ऊपर उठा दिया जाता है, फिर धोया जाता है। तो देखो कार कैसे ऊपर उठ गई है। और मैं आपको बताऊं, ट्रेन में ब्रेकिंग सिस्टम आजकल इसी सिस्टम से काम करता है, पास्कल्स लॉ पे काम करता है। आप कहोगे हैं इतना खतरनाक लॉ है? हाँ जी, देखो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेस कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा अरेंजमेंट है, आपको मजा आएगा। देखो क्या किया है, यहां पर हमने एक छोटा सा ट्यूब बनाया है, ऐसे बहुत छोटा सा ट्यूब बनाया है, और यहां पर हमने क्या बनाया है, एक कंटेनर बनाया है, और यहां हमने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्यूब बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे जानबूझ करके बनाया, बड़ा बन गया जी। हमने यहां पर एक पिस्टन लगाया है बेटा, पिस्टन, छोटा सा पिस्टन, पिस्टन जानते हो ना, पैक कर दिया इधर से, और इस पिस्टन के साथ में यहां पर एक पेडल लगा दिया। यहां पे इस पेडल को दबाया जा सकता है, चाहे तो हम दबा देंगे, ठीक है। तो ये एक पेडल लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, ट्यूब है, इसमें सब में लिक्विड भरा है। लिक्विड भर दिया जी, लिक्विड भर दिया। अच्छा, अब यहां क्या है, हमने एक प्लेटफॉर्म लगा दिया, ऐसे यहां भी पिस्टन लगाया, पिस्टन लगाओ सबसे पहले, पिस्टन, और पिस्टन पर आप एक प्लेटफॉर्म लगा दो, है ना। ये लो, अब देखिए क्या होने वाला है, कमाल होने वाला है। यहां आपने बहुत छोटा सा फोर्स लगाया एफ, ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्यूब। ये जो बड़ा वाला है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, ओके। अब अगर आप यहां फोर्स लगाते हो तो यहां पे प्रेशर में चेंज आएगा। अभी प्रेशर पी नॉट है सब जगह, अभी प्रेशर पी नॉट है, जब तक आपने फोर्स नहीं लगाया प्रेशर पी नॉट है सब जगह। यहां आपने थोड़ा सा फोर्स लगा दिया तो आप देखिए P1 बराबर P2 आएगा, यानी अगर मैं इसको 1 पॉइंट बोल दूं, दिस पॉइंट इज 1 पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 2 पॉइंट,
दोनों पर प्रेशर बराबर आएगा, बराबर बराबर चेंज आएगा। पास्कल्स लॉ यही कहता है, पास्कल्स लॉ यही कहता है। तब देखिए क्या होने वाला है, मैं कहूँगा प्रेशर फोर्स अपॉन स्मॉल एरिया P1 बराबर, यहां पर आएगा एफ आउटपुट अपॉन कैपिटल ए। कैपिटल ए बड़ा सारा एरिया है और वो छोटा सा है, बेचारा वो तगड़ा वाला। प्रेशर बराबर आएगा तो एफ अपॉन ए, एफ आउट इंटू ए। तो आउटपुट कितना आएगा, एफ आउटपुट इट इज इक्वल टू एफ अपॉन स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। ये आपका एफ आउटपुट आएगा और ये बहुत बड़ा आएगा साहब, बहुत बड़ा आएगा। यहां आप 1 न्यूटन लगा करके वहां हजारों न्यूटन ले सकते हो आप, है ना। तो ये बड़े ही एक इंपॉर्टेंट सा टर्म है। एक्चुअल में ये इस तरह से नहीं, बहुत लंबी चौड़ी ट्यूब होती है, ये पतली सी ट्यूब होती है, काफ़ी दूर तक जा रही होती है, उसके अंदर ये लिक्विड जो है ना चलता है और इस तरीके से ये फैल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइड्रोस्टेटिक प्रेस। इसका नाम हाइड्रोस्टेटिक प्रेस है। अच्छा, इसी चीज़ का यूज है ना हम ट्रेन के ब्रेक लगाने में भी करते हैं। आजकल वैक्यूम ब्रेक भी लगाते हैं। वैक्यूम ब्रेक क्या करते हैं हम कि टायर में कुछ जो ट्रेन का व्हील होता है ना, उसमें ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि जो ब्रेक के श्यूज होते हैं, है ना, वहाँ पे एकदम से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट होने से वो जो श्यूज हैं वो जा करके टायर से एकदम चिपक जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है ना। हाँ, तो ये आपका हाइड्रोलिक प्रेस का सिस्टम हो गया। मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करूंगा और वो कैलकुलेशन करूंगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन अ लेक। हाइड्रोस्टेटिक फोर्स इन अ टैंक और डैम बोलो आप इसको, डैम। देखिए दोनों का आंसर एक ही आएगा, डैम का भी आंसर वही आएगा और टैंक का भी आंसर वही आएगा, राइट। तो देखिए क्या है, मान लो हमारे घर की छत पर एक टंकी रखी है, टंकी रखी है जी, मान लो, है ना, क्यूबिकल टंकी है या स्क्वायर है, वो मतलब क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर टंकी है। टंकी जानते हो ना, टैंक। ऐसा ही डैम होता है, डैम में भी दीवार होती है। तो अब मान लीजिए ये जो डैम है, ये जो टंकी है, इसकी हाइट h है, हाइट h है और इसकी जो लेंथ है ना वो l है। ध्यान दीजिए लेंथ l है। लेंथ l कैसे दिखेगी, लेंथ l आपको दिख नहीं रही है क्योंकि मैंने इसका क्रॉस सेक्शन बनाया है। आप अगर टंकी के क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो लेंथ आपको दिखाई ऐसे देगी और h आपको ऐसे दिखाई देगी। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें लेंथ ऐसे है, इधर की साइड है, उधर की साइड। अगर मैं इस दीवार को चेक करूं तो ये दीवार मुझे कैसी दिखाई देगी, ये दीवार मुझे ऐसी दिखाई देगी, ये वाली दीवार। देखिए ये दीवार कैसी दिखाई देगी, ये हाइट h है और ये l है, ये दीवार मुझे ऐसी दिखाई देगी। ये टंकी है, टंकी में पानी भर दिया, टंकी में पानी भर दिया, फुल पानी भर दिया, ठीक है जी, टंकी में फुल पानी भरा हुआ है जबरदस्त। यह डैम है, डैम की भी एक दीवार होती है, बांध होता है ना, उसकी भी एक दीवार होती है, दीवार की हाइट भी होती है, दीवार की लंबाई भी होती है। तो ये मैं जब इस टंकी को ऐसे देखता हूं सामने से तो मेरे को ऐसे दिखाई देती है, मैं जब साइड में आके देखता हूं तो मुझे दीवार दिखाई देती है टंकी की दूसरी वाली। जिधर आप खड़े होंगे ना उधर वाली दीवार आपको दिखाई देगी जी। बात यह है, मुझे इस दीवार पर प्रेशर निकालना है। इस दीवार की लंबाई l है और हाइट h है। मैं निकाल दूं प्रेशर यहां पे। इसके लिए मैं क्या करता हूं कि y डेप्थ पर एक छोटा सा टुकड़ा काट रहा हूं दीवार का, दीवार का छोटा सा टुकड़ा मैंने काटा है y डेप्थ पर। ये y डेप्थ है बेटा, यहां मैंने dy टुकड़ा काट दिया। क्या टुकड़ा काट दिया, dy काट दिया ना, dy टुकड़ा काट दिया। जैसे ही मैंने dy टुकड़ा काटा, इसकी लंबाई l है, तो बताओ इसका एरिया कितना है, इस दीवार का। ये जो टुकड़ा काटा है ना हमने, इस टुकड़े का एरिया चाहिए, स्मॉल एरिया चाहिए। स्मॉल एरिया हो जाएगा l इंटू dy। ये आपका dA आ गया, छोटे से टुकड़े का। यहां पर आपका प्रेशर कितना आएगा, यहां पर आपका प्रेशर आएगा P0 प्लस, इस जगह पे प्रेशर P0 प्लस y rho g। ये आपका प्रेशर आ गया P0 प्लस y rho g, करेक्ट। यहां पर जो प्रेशर आया है P0 y rho g, बेटा यहां पर प्रेशर कितना है, यहां पर P0 है, P0 है। इसे हम कहते हैं
इसे हम कहते हैं आउट। आउट तो देखिए प्रेशर इन बराबर है पी नॉट प्लस वाई रो जी। प्रेशर आउट बराबर कितना है? प्रेशर आउट बराबर है पी नॉट, बाहर, दीवार के बाहर की तरफ, बर्तन के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, है ना। तो देखिए डेल्टा पी कितना है? डेल्टा पी दोनों का डिफरेंस है बेटा, ये है वाई रो जी, अंदर और बाहर का डिफरेंस। बाहर आपका एटमॉस्फेयर है टोटल, अंदर आपका एटमॉस्फेयर के साथ साथ पानी भी है, इतना ऊंचा पानी भरा था हमने, आपको ध्यान है ना। तो वाई रो जी आपका आ गया, है ना। देखिए हमने ये यहां पर ऐसा किया, इधर की तरफ भी बना लो आप। ये आपका सीन है, ये आपकी dy है और ये आपकी y हाइट है। तो y हाइट के कारण प्रेशर आ जाएगा वाई रो जी। ये हमने डेल्टा P निकाल दिया। अब डेल्टा P निकाल दिया, इसी के कारण फोर्स लगने वाला है इस दीवार पर। तो मैं बताऊं फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा डेल्टा P इंटू एरिया। छोटी सी दीवार है, छोटा सा एरिया होगा। डेल्टा P है वाई रो जी, एरिया है आपका y इंटू एरिया आपका L इंटू डी वाई। ये बेटा दीवार की लेंथ है ना। ओके, जब आपके पास में ये आ गया है तो मैं कहूंगा F बराबर रो जी एल वाई डी वाई, है ना। अच्छा इसको DF बोल दो, ये छोटा सा फोर्स है ना, छोटे से फोर्स को DF बोल दो। अब हम पूरा फोर्स निकालेंगे, तो मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देता हूं, 0 से लेकर के हाइट h पूरी दीवार पर निकाल देते हैं। ऐसे ही करते हैं हम हमेशा कि छोटा सा निकाला फिर पूरे को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास पूरा फोर्स आ गया, टोटल फोर्स आ गया। टोटल फोर्स आपका आ जाएगा रो जी एल एच स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2, है ना। रो जी एल वाई स्क्वायर अपॉन 2। आप इसकी लिमिट लगाएंगे 0 से लेके h तक, तो ये आपका आ जाएगा रो एल रो जी इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 1/2 रो जी एल इंटू एच स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो ये आपका फोर्स आ गया टोटल। देखो आप लोग अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए, मैं भी फॉर्मूला चार्ट खोलता हूं। खोलिए सब लोग फॉर्मूला चार्ट खोलो। आई एम ऑल्सो ओपनिंग। 1 मिनट, जस्ट अ मोमेंट, 1 मिनट बच्चों। ओपन करिए फॉर्मूला चार्ट। आई हैव ओपनड। देखिए फॉर्मूला चार्ट जब आप ओपन करेंगे ना, फॉर्मूला चार्ट मैंने भेजा है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का, चैप्टर 10A नाम है। सभी लोग फॉर्मूला चार्ट ओपन करें। तो ये फॉर्मूला चार्ट में आपने 10A ओपन कर लिया। इसका सीन ऐसा है कि ये आपका जो कंटेनर है ना, ये देखो इसमें फॉर्मूला चार्ट स्टार्ट से देखिए आप। तो स्टार्ट में हमने सारी चीज़ें जो बताई थी वो सब यहाँ पर ऐसे कैसे नोटेड हैं, है ना। हाँ तो चलिए गेज प्रेशर वगैरह मैंने आपको बताया था, मैनोमीटर से गेज प्रेशर वगैरह मैंने आपको बताया था। ये आपका देखिए प्रेशर वगैरह सारा का सारा दे रखा है। ये चाहिए वो एच दे रखा है। आप अपना जो है ना कैलकुलेशन और इसके आंसर्स को मैच करना, ठीक है। रोटेटिंग वेसल, हाँ यही लग रहा है मेरे को तो इक्वेशन सारी की सारी। अच्छा इसके अंदर है ना फॉर्मूला चार्ट में ध्यान दीजिए, केवल इक्वेशन निकाली है, हाइट नहीं निकाली। अपन ने हाइट भी निकाली है, इक्वेशन भी निकाली है। हाँ तो अब ऐसे तो जो है ना अपन ने तो अच्छा ही किया, ज़्यादा किया, इक्वेशन भी निकाल दी, हाइट भी निकाल दी। तो चलिए टोरी शेलीज वैक्यूम आपको बता दिया था मैंने और वहाँ से आ गया। ये देखो आप यहाँ पर F बराबर फोर्स ऑन साइड वॉल्स ऑफ ए वेसल ऑन द डैम ऑफ द ब्रेड्थ B, ठीक है। ये क्या बात है, एच स्क्वायर क्यों आ रहा है अपना? इसमें तो एच नहीं आ रहा फॉर्मूला चार्ट में, तो है क्या चक्कर है ये, ऐसे क्यों हो रहा है भाई? वाई रो जी आ गया। देखो आप चेक करिए अपने फॉर्मूला चार्ट को, है ना। उसके अंदर एच नहीं है, रो जी, वो उन्होंने ब्रेड्थ को जो है ना, हमने जो एल लिया है उसको बी ले लिया, तो इनका वाला एल हमारा वाला बी है फॉर्मूला चार्ट में। ऐसे तो बड़ा हो ही जाता है, मेरे को फॉर्मूला चार्ट बनाते टाइम मेरे को कुछ भी पता नहीं रहता एक्चुअल में, याद जीरो रहता है। ये बड़ी एक प्रॉब्लम, अच्छी बात है ये, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि
अब आप देखो यहाँ पे ये क्या पंगा हो रहा है, हमारा तो यहाँ पे y²/2 आ रहा है, 1/2 तो इनका भी है, रो जी एल तो ठीक है, h² आना चाहिए जबकि नहीं आ रहा है। ये फोर्स है बेटा, है ना, फोर्स है, करेक्ट। हम एक बार ऐसा करते हैं, इसको अब कैसे करें, अब ये हमारा तो h² आ रहा है, इसमें तो दे नहीं रखा है h², क्या करेंगे अब हम इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं। डायमेंशन से 1 मिनट के अंदर चीज़ पकड़ में आ जाएगी। अगर फोर्स की डायमेंशन ये है तो हमारा वाला सही है, फोर्स की डायमेंशन वो है तो उनका सही है। हम चेक कर देते हैं, ठीक है। देखो रो कितना है, रो है आपका डेंसिटी, डेंसिटी होता है m1l-3, ये बेटा डेंसिटी होता है रो। जी आपका एक्सीलरेशन है L1t-2। हमारे पास डायमेंशंस एक इतना स्ट्रॉन्ग टूल होता है, सब चीजें सही कर देता है वो। एल को लिखिए आप एल और h को लिखिए l², बस खत्म। अब जरा चेक करना आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है m1l1t-2, ये फोर्स की डायमेंशन है बिल्कुल, तो इसका मतलब अपना वाला सही है भैया, ये सही है। आप फॉर्मूला चार्ट में करेक्शन कर लीजिए, उसको h² कर दो, ठीक है बेटा। अब इसमें फॉर्मूला चार्ट में एक लिख रखा है टॉर्क, टॉर्क निकालना बड़ा आसान काम है। टॉर्क हम किसके अबाउट निकालते हैं, बॉटम के अबाउट निकाल देते हैं। देखो फॉर्मूला चार्ट में इन्होंने टॉर्क निकाल रखा है, टॉर्क निकाल रखा है। टॉर्क की आप ऐसा करो, इसके अबाउट निकालो, इस पॉइंट के अबाउट, है ना। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल देता हूँ बहुत आराम से, अभी देखना 1 मिनट के अंदर निकल के आएगा। ये h-y है, वो टोटल हाइट h है पूरी, है ना, तो ये h-y हाइट है, राइट। तो मैं देखो बॉटम के अबाउट जो है ना टॉर्क निकाल रहा हूँ, इस फोर्स का, स्मॉल फोर्स का टॉर्क। dF इज स्मॉल फोर्स, तो आई एम फाइंडिंग द टॉर्क ऑफ दिस dF, ये जो फोर्स है ना dF, इसका टॉर्क देखो, d टॉर्क, ये हाइट h-y है, h-y इंटू dF, dF है आपका कितना, dF, तो देखो h-y, dF है आपका, dF है आपका y रो जी, है ना। तो ये रहा y रो जी L इंटू dy, बस खत्म, ये आपका टॉर्क आ गया। ये जो टॉर्क आ गया है ना, इसको आप लिखिए hy रो जी L dy माइनस y² रो जी L dy, है ना। आप इसको क्या बोलते हैं ना, कॉमन लीजिए, क्या, रो जी एल कॉमन ले लो आप, है ना। ये आ जाएगा hy माइनस y², करेक्ट। ये आपका dy है बेटा, इसको इंटीग्रेट करिए आप 0 से लेके h तक, करिए इंटीग्रेशन, तो देखो क्या होगा, रो जी एल। आप जब hy का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा hy²/2 माइनस y³ 3, तो ये आपका आ जाएगा रो जी एल, hy²/2 है ना, तो h है, y²/2, इसको 0 से लेके h तक की लिमिट लगाओ आप, तो ये आ जाएगा h³ माइनस h³ 3। चेक करिए जरा, ये आ जाएगा आपका रो जी एल h³ 6 आ जाएगा शायद, है ना, h³6। चेक करना जरा, ऐसा है क्या, 1/6 रो जी एल h³, चेक करिए। हाँ ये सही है आपका, है ना, हमारा वाला एल का वाला बी है। देखिए ये एकदम सही आया, इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशन किया था वो एकदम सही किया था, वो बाई चांस टाइपिस्ट से जो है ना h² लगना भूल गया है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये अभी हमने कर लिया। अगली बार हम देखो फॉर्मूला चार्ट चेक करिए, आपका बॉयंसी फोर्स पढ़ेंगे, आर्किमिडीज लॉ पढ़ेंगे और ये सारा कंप्लीट करेंगे अपन, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट। आप इसको कंप्लीट करिए अभी तक, ओके, थैंक यू।